अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम पढ़ने लगे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जो कि चैप्टर नंबर 9 है। 7 और 8 के बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट चैप्टर है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, इनके बारे में आज जनरल इंट्रोडक्शन होगा और फिर हम चलेंगे मजीद जो हमारे पास चैप्टर में बाकी रिएक्शंस हैं, प्रिपरेशंस हैं और बहुत कुछ। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं किसका, हम बात करते हैं एरोमा का। यानी एरोमेटिक का लफ्ज निकला है एरोमा से। जो एरोमा है इसका मतलब है फ्रेग्रेंस। तो फ्रेग्रेंस जो कि आपको अच्छी लगे। शुरू शुरू में ऐसा ही था। शुरू शुरू में ऐसा था कि जो फ्रेग्रेंस है वो इसकी आइडेंटिटी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। यानी अगर फ्रेग्रेंस है तो ऑर्गेनिक है, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक है, तो अपने दिमाग में रखें भाई, अरोमा से आपने नए पढ़ने हैं कंपाउंड्स। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आगे चलते रहे और इसके स्ट्रक्चर के बारे में सीखने को मिला तो हमें पता चला कि भाई ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं जो कि ऑर्डरलेस हों, जिनमें बू ना आती हो या जिनकी जो फ्रेग्रेंस है हो ही ना, तो फिर हम क्या कहेंगे, वो भी एरोमेटिक। ये क्या मतलब हुआ? जब खुशबू रखने वालों को एरोमेटिक बोलते हैं तो खुशबू ना रखने वालों को एरोमेटिक क्यों बोला? ये जब पता लगता है जब आप कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हो इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। इनकी प्रॉपर्टीज में से चंद प्रॉपर्टीज मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी तो फ्रेग्रेंस ही थी, लेकिन शुरुआत में थी। बाद में पता चला कि ये कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो रखते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब है सर इसका? देखो भाई, इससे पहले जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े हैं, मिसाल कोई भी ले लीजिए, फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट अल्केन की, जिसका नाम है मीथेन CH4। अगर हम कहें कि कार्बन कितने हैं तो आप कहेंगे सर कार्बन 1, और मैं कहूं हाइड्रोजन कितने हैं 4। यानी हाइड्रोजन कार्बन की निस्बत काफी ज्यादा है। अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे अल्केन की बजाय अल्कीन की, तो अगर हम इथीन का जिक्र करें CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो कार्बन कितने हैं 2, और आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं 4। अगर सिंपलेस्ट रेशो पे निकालते हैं तो 1 2। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन हमेशा कार्बन की निस्बत ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है, इससे अगर आगे चल पड़ते हैं अल्काइंस में तो वहाँ थोड़ा सा रेशो कम होती है छोटे कंपाउंड्स में, लेकिन बड़े कंपाउंड्स में फिर दोबारा से वही देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन ज़्यादा ही होते हैं। तो ये थी वो वाली मालूमात जब एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में नहीं पता था तो हमें ये तो पता था। लेकिन जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की हमने प्रॉपर्टीज देखी तो हमने देखा कि हाइड्रोजन की मिकदार कार्बन की निस्बत को ज़्यादा नहीं थी। जैसे मिसाल यूँ ले लेते हैं, आप सबको पता होगा कि बेंजीन क्या होता है बेटा, एरोमेटिक। बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जो एरोमेटिक है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं जो हक्कल रूल के जरिए से हम डिस्कवर करते हैं। वो रूल हमारी बुक में नहीं है। हम और भी ऐसे कंपाउंड हैं जो बेंजीन के अलावा हैं लेकिन उनमें एरोमेटिसिटी है। तो बहरहाल अभी हम अपनी किताब तक महदूद रहते हैं और बेंजीन को मान लेते हैं कि यही एरोमेटिक कंपाउंड है अभी फिलहाल जो सिंपलेस्ट है। तो देखो भाई, C6H6 इसका क्या है, फार्मूला है। अब अगर आप कार्बन को देखो तो कितना है 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6। अगर आप इनकी सिंपलेस्ट रेशो निकालोगे तो कितनी निकल आएगी 1 1। आपने देखा कि हाइड्रोजन और कार्बन कितने हैं 1 1, जो कि पहले ऐसा नहीं था। तो कार्बन की निस्बत हाइड्रोजन कम पाए जाते हैं इसके अंदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पे। तो अब अगर आपने दिमाग से फ्रेग्रेंस वाला रूल निकाल दें और वो रूल ध्यान में रखें जो अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद में ज़्यादा फर्क ना हो या वो बराबर बराबर हो या लेस या लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो हो, तो वो भी एरोमेटिक तस्वर किए जाते हैं। इसी तरह जो बेंजीन था वो लाजमी पाया जाता था चाहे कंपाउंड्स की, जो देखें एक बात देखें, कंपाउंड्स में कितने कार्बन है 6। हम कहते हैं ये आपके पास 12 होता है मैस एक कार्बन का, ठीक है ना, और ये मिकदार में है 6। इस तरह हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का क्या होता है 1, तो फिर मैस तो 6 का कितना हुआ 6। तो आपके पास टोटल कितने हुए अगर देखा जाए तो ये हो गए
78 टोटल मिलाकर, तो 78 मास एटलीस्ट होता है किसका, उन हाइड्रोकार्बन्स का जो कि एरोमेटिक होते हैं। हाँ, इनसे ज्यादा भी हो सकता है, इनसे ज्यादा होगा यानी 78 ग्राम पर मोल से, तो हम कहेंगे कि क्या बेंजीन उसमें डबल हो गया। हाँ, डबल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि 78 का हमेशा मल्टीपल ही मास हो, बल्कि क्या हो सकता है, दरमियानी भी आ सकता है। इसका मतलब ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन तो होता है, लेकिन इसके अलावा भी और दूसरे कंपाउंड्स हो सकते हैं। जैसे मतलब कुछ और तरीके का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए कि ये आपके पास बेंजीन है, इसमें Cl लग गया, तो 78 में प्लस हो जाएगा क्लोरीन का 35.5, तो 78 का डबल तो नहीं हुआ ना, लेकिन फिर भी एरोमेटिक रहा। तो अब आपको बात समझ में आई कि जरूरी नहीं है कि हम 78 से, बल्कि 78 से ज्यादा भी अगर मैच रखते हैं तो ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी देखते हैं। तो हमने देखा कि ऐसे कंपाउंड्स जो आपके पास कम से कम एक बेंजीन रखते थे, उसमें नहीं थी फ्रेग्रेंस या नहीं उसमें खुशबू थी, तो हमने कहा कि लो भाई एरोमेटिक तो हुए क्योंकि बेंजीन है, क्योंकि बेंजीन का होना जरूरी है, और फ्रेग्रेंस नहीं है। तो बहरहाल कंफ्यूज नहीं करते, बड़ी आसान सी बात। शुरू शुरू में नाम तो चला था किसकी वजह से, एरोमेटिक फ्रेग्रेंस की वजह से, लेकिन बाद में बेंजीन इसका की रोल बन गया, या कह लीजिए बेंजीन जो है वो उसकी बुनियाद बन गई कि अगर बेंजीन है, चाहे उसमें ऑर्डर है या नहीं, वो एरोमेटिक कहलाएगा, और बेंजीन नहीं है तो चाहे ऑर्डर है या नहीं, वो नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। तो ये था बेंजीन का एक तस्वर कि बेंजीन ने फिर एरोमेटिक कंपाउंड के जो प्रेजेंटेशन है या कह लें नुमाइंदगी ले ली, और फिर वो इनको कंपाउंड्स को आगे लेके चला, और वो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज मजीद भी आगे पढ़ने को मिलेगी। लेकिन मैंने थोड़ी सी फ्रेग्रेंस से रिलेटेड बात की, और एक बात मैंने आपसे कही है कि लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो, और यूं भी कह सकते हैं मोर कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो। तो दोनों बातें आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पर और सिखाता हूँ कि जो कंपाउंड भी बेंजीन रखते हैं, अगर सपोज कीजिए कि आप उनको, ये छोटा सा एक चम्मच नुमा हिस्सा है, इसको स्पैचुला कह लीजिए, इसके ऊपर हमने एक कंपाउंड रख दिया है, ठीक है ना। अगर लिक्विड है तो भी इसके अंदर आ सकता है, थोड़ा सा सॉलिड है तो भी इसमें आ सकता है। अब करना क्या है, इसको हमने गर्म करना है, किसके ऊपर, आग पर, एक शोले पर गर्म करना है। जब आप इसे गर्म करते हो तो गर्म करने पर इसको आग लगती है, और ये ऐसे ब्लैक ब्लैक धुएं की शक्ल में, इसको हम कहते हैं सूट, ठीक है ना, सूट के वजह या सूट की तरह से जलता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं सूटी फ्लेम। क्या आप कहें कि जब भी बेंजीन या बेंजीन के कंपाउंड्स को आप जलाएंगे, कंबस्ट करेंगे, तो वो वहां पर सूट देगा, और अगर वो सूटी तरीके से जलता है तो अभी बेंजीन, तो अभी वो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। तो ये भी हुआ, चाहे वो कलर और ये अपना ऑर्डर रखता है या नहीं रखता, लेकिन अगर सूटी है तो इसका मतलब ये है कि वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो आपने देखा कई ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो कि बता सकती हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, सिर्फ खुशबू ही नहीं। तो इसी तरह अगर आप बात करते हो एटम के बारे में, एटम को जब डिराइव किया गया तो एटमॉस से निकला। एटमॉस मतलब इनडिविजिबल, लेकिन बाद में क्या हुआ, पता चला कि एटम तो डिवाइड हो सकता है। अब नाम तो एटम रख चुके थे इनडिविजिबल की बिना पर, लेकिन बाद में वो डिविजिबल हुआ और नाम वही रहा। तो इसी तरह से एरोमेटिक भी स्टार्ट एरोमा से हुआ, लेकिन अब वो एरोमेटिक फ्रेग्रेंस से कोई ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि बेंजीन के होने या ना होने पर उसको हम पहचानते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं। और एक मैंने आपको ये सूटी फ्लेम के बारे में बताया है। इससे हम आगे चलते हैं, बात थोड़ी सी हम यहाँ पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन बेसिकली हम बोलते हैं कि ऐसे जिसमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग हो, उसे हम कहते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और अगर बेंजीन या बेंजीन से रिलेटेड दूसरे रिंग्स की तादाद ज़्यादा हो जाए तो हम बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक। तो आपके पास मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब हम थोड़ी थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास जस्ट एक बेंजीन है, जिसे मैंने ऊपर भी लिखा है,
और उस बेंजीन के साथ जैसे ऊपर Cl लिखा है, सपोज कीजिए यहाँ पर हम OH लगा देते हैं। बेंजीन खुद एरोमेटिक है, इसलिए हमें बेंजीन अगर अकेली भी लिख के दी जाए तो भी आपने कहना है कि वो एरोमेटिक है। लेकिन मजीद इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हैं जैसे कि OH, Cl, क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, और इसे हम बोलते हैं फिनोल। तो जो फिनोल आपके पास है ये क्या है, ये भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह आप कुछ और भी ले लें, जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दैट इज CHO के साथ, तो इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इस तरह दैट इज क्लोरोबेंजीन। तो आप कुछ एक नाम दे सकते हैं, ये हो गया जी, क्योंकि इसमें सिंगल रिंग है तो ये मोनोसाइक्लिक कहलाए। लेकिन अगर हम इन मोनोसाइक्लिक को आगे देखते हैं, बढ़ा दें, मतलब रिंग की तादाद को बढ़ा दें, तो भाई मोनो से क्या बनता है, पॉली, मोनोमर्स जुड़ते हैं तो क्या बनता है, पॉलीमर। तो ये भी समझ लीजिए, मोनोमर्स जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, पॉलीमर, और वो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। जैसे अब ये हम जरूरी नहीं जोड़ जोड़ के बना रहे हैं, ये नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए हम ऐसा पढ़ सकते हैं। देखो बेटा, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और एक नहीं अब के दो हैं, तो ये आपके पास क्या हुए, पोली हो गए ना। अच्छा देखिए, इसमें दो या दो से ज्यादा जितने भी रिंग पाए जाएंगे तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। तो हम यहां पर इसका नाम दे देते हैं नेफ्थलीन। ठीक है, नहीं अगर आप इससे ज्यादा रखना चाहते हैं तो इससे ज्यादा भी रख सकते हैं। ये देखें, एंथ्रासीन, अब के बार मैंने दो नहीं बल्कि तीन रिंग बना दिए। ठीक है, और रिंग की अगर पोजीशन चेंज हो जाए तो भी आप देख सकते हो। जैसे सपोज कीजिए कि मैं यहां पर यही बना रहा हूं तीन रिंग वाला, लेकिन इस दफा हमने बेटा रिंग में सर्कल, ये जो हमारे पास बेंजीन रिंग है इसमें सर्कल प्लेस किया जाता है। तो ये जरूरी है, ये क्यों प्लेस किया जाता है, ये क्या ऐसी शेप रखता है, इसमें क्या खास बातें हैं, ये आगे जाकर हम यकीनन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मतलब हमने नेफ्थलीन बनाया, और ये एंथ्रासीन, ये फेनेंथ्रीन, डिफरेंट नेम्स हैं, अपनी बुक में देखिएगा आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन मेरा मकसद था कि मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक को अलग अलग कर देना, और वो मैंने करके दिखाया है आपको। ठीक है जी, अब जिक्र कर लेते हैं चंद एक इम्पॉर्टेंट बेंजीन के कंपाउंड्स के बारे में, क्योंकि हम इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे जो कि आयोपेक भी होगा। लेकिन आयोपेक से पहले हम हमेशा कॉमन नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो बेंजीन के चंद जो आपके पास कंपाउंड्स हैं और वो कॉमन नोमेनक्लेचर उनका किस तरह से होगा वो आपको याद ही करना पड़ेगा। बेंजीन के बहुत सारे कंपाउंड्स अपने कॉमन नेम से ही पुकारे जाते हैं, इसलिए आपको कॉमन नेम याद करने होंगे। फिलहाल मैं आपके सामने चंद एक दिखा देता हूँ। देखें बेटा, ये आपके पास ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3 मिथाइल, नीचे बेंजीन, इसको मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर इसका नेम कॉमन नेम बोला जाता है वो आपके पास क्या है, टॉलीन। तो आपने ध्यान में रखना है TUTOLUENE। इसी तरह से तो दूसरा आपके पास है, जाहिर सी बात है इस पे ऊपर इथाइल लगा हुआ है, तो ये कहलाएगा इथाइल बेंजीन। तो ये ज़्यादातर बोला जाता है, यानी जो नाम ज़्यादा बोले जाते हैं वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। इस तरह ये आपके पास जो चेन अगर ब्रांच हो जाती है 3 कार्बन की तो उसे हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, लेकिन इसका नाम ज़्यादातर बोला जाता है क्यूमीन। तो ये आपने अपने दिमाग में रखना है। इसके बारे में यकीनन याद होगा आपको, मैंने सिखाया था एक दफ़ा, इसे कहते हैं विनाइल, और ये बेंजीन। तो विनाइल बेंजीन भी ठीक है, लेकिन इसका जो एक नाम है दैट इज स्टीरीन। और ये आपने बल्कि इसको चले ऐसे भी ठीक है, RENE, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे आएगा वाई। ये स्टेरीन बोला जाता है लफ्ज़, लेकिन स्टायरीन बोल लें तो भी ठीक है, काफ़ी लोग बोलते हैं। आपको याद होगा कि आपने कभी नाम सुना होगा पॉलीस्टीरीन या पॉलीस्टायरीन। ये क्या होता है, जो कप इस्तेमाल करते हैं आप, यकीनन कभी शादी पर गए हों, वहाँ पर एक कप होता है जिसमें वो कश्मीरी चाय डालते हैं या फिर पिंक टी जिसे कहते हैं, और वो फोम जैसा बना हुआ होता है।
तो एक होता है प्लास्टिक का, जिसमें बॉटल पीते हैं आप, ड्रिंक्स वगैरह। एक यानी ये बात हो रही है उन कप्स के बारे में जो डिस्पोजेबल होते हैं। तो एक बिल्कुल कड़ बोलने वाले प्लास्टिक के होते हैं, जो दूसरे हमारे पास फोम के बने होते हैं, वो इसी का ही पॉलीमर है, पॉलीस्टीरीन, उसके बने होते हैं, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा इंसुलेटर है और चीज़ें गर्म ही रखता है जो उसके अंदर होती हैं। तो ये आपके पास ऐसी एग्जाम्पल हुई जिसमें बेंजीन की जो तादाद है या बेंजीन रिंग है वो जस्ट एक है, तो इसको आप मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वो है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की चंद एक कॉमन नेम। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप ये देखो, जब भी बेंजीन होगा इसका फार्मूला होगा C6H6। अगर बेंजीन से एक H निकल जाए यानी C6H5, जिसको आप कहीं पे भी एक लाइन लगाकर शो कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं फिनाइल। ठीक है जी। तो आपके पास जो फिनाइल है, अगर ये 2 टाइम्स लग जाए, देखें ये क्या है C6H5 और ये भी आपके पास C6H5, इसको हम बोलेंगे बाइफिनाइल। तो आप लिख सकते हैं बाइफिनाइल। और यहां भी ऐसा है C6H5 C6H5, दरमियान में एक कार्बन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, अगर याद हो पुरानी बात, और जिन्होंने नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा बेटा तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है CH2। जब एक कार्बन होगा तो मेथ बोलते हैं, और अगर सिंगल कार्बन से अटैच होगा कार्बन तो मीथेन बोलते हैं। ठीक है। और ये क्या है जी, दो फिनाइल। इसको देखें, जब हम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर कोई लेकर आते हैं तो हम बाई नहीं इस्तेमाल करते, डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो अब के बार आपने बाई नहीं कहना बल्कि कहना है डाई। तो मैं लिख रहा हूं फिलहाल डाई, या 2 दफा लगा हुआ है, फिनाइल, और दरमियान में एक कार्बन की चेन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो एन। ये सिंगल बॉन्ड कार्बन के हर तरफ देखे जाते हैं, यानी कार्बन कार्बन देखे जाते हैं। तो ये बेटा आपके पास डाइफिनाइल मीथेन, ये भी आप नाम दे सकते हैं। तो ये थे आज का थोड़ा सा एक हिस्सा जिसमें हमने ये सीखा है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और वो थोड़ी सी इनकी क्लासिफिकेशन। हालांकि क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने पिछले चैप्टर्स के अंदर, लेकिन फिलहाल यहाँ थोड़ा सा उसको रिवाइज कर दिया गया है। और साथ साथ हमने सीखा है कि कॉमन नेम बहुत सारे हो सकते हैं जो आप आगे चलकर देखेंगे। चंद एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दी है और इधर भी दे दी है, मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक दोनों की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कि किस तरीके से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का आयोपिक नोमेनक्लेचर है और उनकी क्या है प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।